में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का 2022 का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। केमिस्ट्री पोर्शन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अप्रॉक्स 32 क्वेश्चन 2022 के पेपर में आए हुए थे, तो ये हम सॉल्व करने वाले हैं। ये आपको हेल्पफुल रहेंगे ये देखने के लिए कि एग्जाम कैसे किस टाइप के क्वेश्चन का किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कैसे लेवल के आपको तैयारी करनी है, और पीवाईक्यू को हमेशा यूजफुल आपका जो ये होने वाला पेपर है 23 जुलाई 2023 को जो आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का पेपर होगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ये शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच क्रिस्टल लैटिस हैज 68.02% पैकिंग एफिशिएंसी। तो सॉलिड स्टेट से पैकिंग एफिशिएंसी का बहुत रेडी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक की, तो उसमें 68% पैकिंग एफिशिएंसी होती है। अगर मैं बात करूं एचकेसी की, जो कि होती है फेस सेंटर क्यूबिक, उसमें 74% पैकिंग एफिशिएंसी होती है। अगर मैं बात करूं प्रिमिटिव यानी कि सिंपल यूनिट सेल की, तो उसमें होती है हमारे पास 52.4%। तो 8% किसमें होती है बॉडी सेंटर क्यूबिक, तो आंसर वुड बी सी बॉडी सेंटर क्यूबिक। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे एफसीसी के आपको पता ही चल गया 74% होगी। एचसीपी में हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में भी अप्रोक्स 74% होती है। प्रिमिटिव में हमारे पास होते हैं 50। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज द रिलेशन बिटवीन एज ऑफ द क्यूब। एज को हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एज ऑफ द क्यूब एंड रेडियस ऑफ एटम। एटम को हम एज अ स्फीयर कंसीडर करते हैं, इसका जो रेडियस होगा वो हम आर से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें बीसीसी की, बीसीसी में हमारे पास क्या होता है, जो बॉडी डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल पे क्या होगा, एक क्यूब का कॉर्नर होगा, एक बॉडी का सेंटर होगा, और एक लास्ट क्यूब का कॉर्नर होगा, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इस तरह से होता है, तो ये लेंथ ये आर डिस्टेंस होगा, ये 2r डिस्टेंस होगा, और ये भी r डिस्टेंस होगा। तो जो ये टोटल लेंथ है ये कितनी हो गई 4r, और ये जो बॉडी डायगोनल होता है इसकी लेंथ जो हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं दैट इज √3a। तो √3a को मैं 4r के बराबर रख सकती हूँ, तो यहाँ से a क्या आ जाएगी 4r अपॉन √3। तो ये किसके लिए था, बॉडी डायगोनल के लिए था, बॉडी सेंटर क्यूबिक बीसीसी के लिए हमने ये फाइंड आउट किया। अगर मुझे निकालना हो एफसीसी के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे, √2a इज इक्वल टू 4r, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4r अपॉन √2। और अगर हमें निकालना हो प्रिमिटिव के लिए यानी सिंपल यूनिट सेल के लिए, तो वहां पे क्या होता है a इज इक्वल टू 2r। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी, ये वाला आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास Fe2O3.XH2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में कौन सी इलेक्ट्रोलाइट का हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी इलेक्ट्रोलाइट होती है, फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं तो फ्यूल सेल में इलेक्ट्रोलाइट होती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। अगर हम बात करें मर्क्यूरिक ऑक्साइड की HgO, तो ये कहाँ पे यूज होती है, बेंटन सेल में यूज होती है। अगर हम बात करें अमोनियम क्लोराइड की, तो ये हम किस में यूज करते हैं, ड्राई सेल में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन। जब भी कोई सॉलिड डिसॉल्व होता है किसी लिक्विड में, तो वो क्या बना रहा होता है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा होगा। तो अब ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो होगा, जब सॉलिड और लिक्विड डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में होगा, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी अगर ये बैकवर्ड रिएक्शन शिफ्ट होगी तो क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो क्या होगा, डिसोल्यूशन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं।
द सिस्टम दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है, यहाँ पे हम जितने भी हमारे नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल होते हैं वो सारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में आते हैं। या फिर अगर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इससे कि जिसके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होते हैं, जिनके भी बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होंगे, तो वो क्या करेगा, कैसा शो करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ये किसका एग्जाम्पल है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In presence of catalyst, the heat evolved or absorbed during the reaction is presence of catalyst, heat evolved and absorbed। जब भी कोई कैटलिस्ट है वहां पे तो हीट इवोल्ड का क्या मतलब होता है, डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। हीट एब्सॉर्ब का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच होगा क्या, पॉजिटिव। तो कितनी हीट इवोल्व हो रही है या फिर कितनी हीट एब्सॉर्ब हो रही है, किस पे डिपेंड करेगा। तो कैटलिस्ट जब भी होता है तो वहां पे इन ये जो हीट इवोल्व और हीट एब्सॉर्ब होती है ये अनचेंज रहती है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। इसलिए इसके केस में हम ये ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रेट कांस्टेंट यानी के की बात हो रही है। तो जब भी हमें के की यूनिट निकालनी हो तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इज मोल पावर 1 माइनस एन, लीटर पावर n माइनस 1 एंड सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम जीरो पुट करेंगे, क्योंकि हमें किसकी पूछ रखी है, जीरो ऑर्डर की, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो अब ये मैच कर लो, ये किसके लिए हो जाएगा, मोल लीटर सेकंड इनवर्स। अब मैं ये आपको n की वैल्यू अगर 1 होती, अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा होता तो 1 माइनस 1 क्या हो जाता है, जीरो, 1 माइनस 1 क्या हो जाता है, जीरो। n के लिए k की वैल्यू क्या हो जाती, सेकंड। क्लियर है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इमल्सिफाइंग एजेंट इन मिल्क विच मेक इट स्टेबल। इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा होता है मिल्क में जो उसको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, तो वो क्या होता है, केजीन क्या होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट होता है मिल्क में। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following electrolyte will have maximum coagulation value। अब ध्यान दो, यहाँ पे इन्होंने coagulation value पूछी है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, coagulation value is inversely proportional to coagulation power। तो जो coagulation power होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ एनायन। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा एनायन पे उतनी ही ज्यादा उसकी कोएगुलेशन पावर होगी। और हम ये कह सकते हैं कोएगुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन। तो हमें क्या देखना है, जिसपे सबसे कम चार्ज होगा एनायन पे उसी की सबसे ज्यादा कोएगुलेशन वैल्यू होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, Cl माइनस 1, यहाँ पे क्या है, SO4 माइनस 2, यहाँ पे है S माइनस 2 सल्फाइड, और यहाँ पे है फोस्फेट माइनस 3। तो सबसे कम किस पे है, क्लोरीन पे है। तो जिसके जिसके ऊपर चार्ज ऑफ एनायन सबसे कम होगा उसकी कोएगुलेशन वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो ये हो जाएगी कोएगुलेशन वैल्यू मैक्सिमम। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि कोएगुलेशन पावर बताओ सबसे ज्यादा किसकी है, तो वो किसकी हो जाती, सोडियम फॉस्फेट। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। 11th क्वेश्चन इज इन एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस एल्यूमिनियम एक्ट एज। जो एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस होता है ये होता है जो मेटल की ऑक्साइड होती है उसे हम रिड्यूस करके मेटल बनाते हैं। तो ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है। तो जब भी ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल बनाया जाता है तो यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है। जनरली हम कार्बन कर सकते हैं, कोई मेटल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेटल यूज होता है, वो मेटल कौन सा होता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का यूज करके हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम, यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज यूज्ड टू प्यूरिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है ये एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक होती है। ये फिफ्थ स्टेप होता है मेटलर्जी में जहाँ पे हम मेटल को प्यूरिफाई करते हैं। तो ये हम किसके लिए करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, हम एनोड और कैथोड लेते हैं। कैथोड पे क्या होता है, उसका डिपोजिशन होने लग जाता है। एक इम्प्योर लेंगे, एक हम प्योर लेते हैं, और इम्प्योर से ब्रेक डाउन हो होके प्योर बनने लगता है। एनोड पे हम क्या लेते हैं, इम्प्योर, और कैथोड पे हम क्या लेते हैं। ठीक है, तो जनरली हमने ये कॉपर के लिए स्टडी किया था। तो ये कॉपर के लिए होता है, सिल्वर के लिए होता है, जिंक के लिए होता है, गोल्ड के लिए होता है, लेड के लिए भी कर सकते हैं हम, निकल के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी एलिमेंट्स के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, जिंक एंड कॉपर। इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। तो यहाँ पे जब भी
स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है जो H पॉजिटिव को बहुत इजीली लूज करे। अब कोई भी चीज जिसका साइज बड़ा होगा वो इजीली अपने दूसरे आइटम को लूज कर सकता है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है, अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड की बात करते हैं तो H3, देन हमारे पास आता है HCl, देन होता है HBr एंड देन सॉरी यहाँ पे होगा आपके पास HBr। HI के बाद क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। ठीक है, तो ये ऑर्डर होगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन आयोडाइड, ए ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने पता है जो कि नोबल गैसेस होती हैं वो जनरली कंपाउंड नहीं बनाती, लेकिन हमने जेनोन के कंपाउंड्स तो देखे होंगे। ठीक है, लेकिन आपने कभी भी नियोन का कोई कंपाउंड नहीं देखा होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नियोन होता है उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं होती, जिसमें वो फ्लोरीन के एटम्स को इंटेक कर सके। उसके पास कोई भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होती नियोन के पास, इस वजह से नियोन जो है वो कंपाउंड नहीं बनाता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल क्या होता है, जिसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसको हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। यहाँ पे शेप है मतलब वो टेट्राहेड्रल जैसा नहीं होगा। जैसे ये सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पे कोई ए आ गया, इसके साथ ही कोई बी अटैच है, सी एंड देन डी। इस तरह से अगर एटम अटैच होते हैं इसे हम टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो सल्फर का जो कंपाउंड है, यहाँ पे अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालूं तो वो कितना होगा, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के कितने होते हैं 6, मोनोवेलेंट एटम कितने हैं 4, कोई चार्ज यहाँ पे है नहीं तो 6 + 4 क्या हो गया 10, 10/2 कितना हो गया 5। अगर 5 हाइब्रिडाइजेशन नंबर होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d, और ये किसके लिए होती है, टेट्रागोनल बाइपिरामिडल। तो इसकी टेट्राहेड्रल शेप कभी नहीं हो सकती, इसमें कोई भी शेप टेट्राहेड्रल पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे SF4 हो जाएगा, जिसकी टेट्राहेड्रल शेप नहीं होती। ठीक है, क्लियर है। वैसे अगर हम इसकी शेप की बात करें ओरिजिनली क्या होगी, ये तो इसकी ज्योमेट्री होगी sp3d, और ये इसकी ज्योमेट्री होगी TBP। अगर हम शेप की बात करें तो सल्फर को कैसे बनाएंगे हम, ये हमारे पास सल्फर है, फ्लोरीन, फ्लोरीन और एक मिनट, ये फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा और एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली इसकी शेप कैसे दिखाई देती है, हमें टी शेप का दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन विच केस ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ इज नॉट करेक्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें देखना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम जब भी फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे हमें देखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सेंट्रल एटम की वो इंक्रीज होती है। ठीक है, जिसकी भी सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होगी, उसी से क्या होगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, ये सारे क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, ऑक्सो एसिड, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो हम अभी पढ़ के आए, ये तो करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, ये भी करेक्ट ऑर्डर है क्योंकि इसमें सारे क्लोरीन क्लोरीन है, ऑक्सीजन से हम पता लगा सकते हैं। ये भी करेक्ट ऑर्डर है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ऑक्सो एसिड्स की वो भी क्या हो जाती है, ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए यहाँ पे क्या है, आयोडीन, यहाँ पे है ब्रोमीन और यहाँ पे है क्लोरीन। और हम बात करें तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो यहाँ पे ऑर्डर ये वाला होना चाहिए था, HClO4, then HbRO4 and then HiO4। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो अगर सेंट्रल मेटल आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सो एसिड की भी ज्यादा होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये गलत है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड में सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। और अगर हमसे पूछा जाता है ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल उसमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा +3। नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन आई है। तो अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती, 3d5 4s 3d6 4s2। ठीक है, ये नॉर्मल कोई भी x हम एलिमेंट मान लेते हैं जिसकी ये है। और अगर हम x+3 को देखें तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, आर्गन 3d5, ये हो जाएगी, तीन, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, एक यहाँ से,
6 की बजाय यहाँ पे क्या रह जाएगा 5, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो सकती है 26, 26 किसका होता है आयरन, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है आयरन की। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 26। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी, यहाँ पे नोट नहीं आएगा विच इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो जब भी हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करते हैं तो मान लो ये हमारे पास क्या है डी ऑर्बिटल, डी जनरेट ऑर्बिटल से 5। अब जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है तो ये क्या करती है स्प्लिटिंग कर लेती है, ऊपर हमारे पास 2 ऑर्बिटल चली जाती है और नीचे हमारे पास 3 ऑर्बिटल, इसे हम Eg बोलते हैं, इसे हम T2G बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है जो ये गैप होता है डेल्टा नोट का जो गैप होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से पहले हम यहाँ पे पेयरिंग कराएँगे, देन हम ऊपर जब यहाँ पे पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी देन हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले हम T2G को कंप्लीटली फिल करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या हो जाती है पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग क्यों हो जाती है क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो T2G4 Eg0 यहाँ पे क्या है पहले यहीं पे इलेक्ट्रॉन फिल किए गए हैं, Eg में अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भेजा है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी 1 2 3 और एक यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाने के बजाय नीचे ही हमने लिख दिया। तो ये क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये भी नहीं हो सकती, ये भी वीक लिगेंड के लिए होगी। T2G0 Eg4 पहले T2G फिल होती है क्योंकि उसकी लोअर एनर्जी पहले लोअर एनर्जी वाली फिल होती है देन हाई है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद T2G1 Eg3 ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, करेक्ट क्या हो जाएगी नेक्स्ट देखते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है वो होता है TiCl4 प्लस एल्यूमिनियम C2H53 ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। तो ये क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर रिमूविंग बटर स्टेन फ्रॉम क्लोथ। कपड़ों से बटर स्टेन को हटाने के लिए हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं हम यूज करते हैं CCl4 दैट क्लोरोफॉर्म। ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं बटर स्टेन को हटाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं द डिजीज यूथैल्मिया इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन सी से क्या होती है कर्वी, विटामिन ई से क्या होती है स्टर्लिटी, और विटामिन बी6 से क्या होती है स्किन की जो डिजीज होती है डर्मेटिक्स जो होती है स्किन डिजीज जितनी भी होती है वो विटामिन बी6 से होती है, कर्वी विटामिन सी से होती है और स्टर्लिटी विटामिन ई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का आपको एग्जांपल कराया गया था दैट इज नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 कैसे बनता है यहाँ पे हमारे पास है NH2COOH। ये तो हो गया हमारे पास नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 हम बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे NH2CH25COOH। अब यहाँ से क्या होगा इसका हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड बन जाएगा जिससे किसकी फॉर्मेशन होगी नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। अब ये नाइलॉन 2 और 6 क्यों बोला है क्योंकि इसमें कितने कार्बन है 2, इसमें 5 और ये कितने कार्बन है 6, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 और ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं which of the following is not a condensation। कंडेंसेशन पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जिसमें हम वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करते हैं। ठीक है, तो कंडेंसेशन का टाइप कौन कौन सा हो सकता है ये भी कंडेंसेशन है। टेराइलिन या डेक्रेन जो होता है वो पॉलीएस्टर का एग्जांपल होता है, ये भी होता है। नियोप्रीन होता है वो किससे मिलके बनता है क्लोरोप्रीन से बनता है। ठीक है, क्लोरोप्रीन क्या होता है देखो नियोप्रीन हम कैसे बनाते हैं CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड CH2। अब इसके n नंबर ऑफ यूनिट सब कंबाइन करती हैं तो हमारे पास क्या बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2। ये क्या है हमारे पास नियोप्रीन बना है नियोप्रीन। ये हमारे पास क्या होता है क्लोरोप्रीन, ये होता है नियोप्रीन। ये एक सिंथेटिक रबर का एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई भी वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल नहीं हो रहा है तो ये कंडेंसेशन का टाइप नहीं है बल्कि ये किसका टाइप है एडिशन पॉलीमर का टाइप। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं द मेन केमिकल कंपाउंड ऑफ डिटोल। डिटोल के जो मेन कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं टर्पिनोल और क्लोरोजाइलेनोल। अब क्लोरोजाइलेनोल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो इस तरह से हम बेंजीन रिंग बनाते हैं, यहाँ पे हमारे पास फिनोल कनेक्ट होता है, ओल लगा हुआ है ना, तो OH ग्रुप होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा होता है, इसे हम कहते हैं क्लोरोजाइलेनोल। अगर हम बात करें टर्पिनोल की, टर्पिनोल होता है हमारे पास, ये साइक्लोहेक्सीन बना लिया हमने, इसके ऊपर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप कनेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, इसके साथ एक और मिथाइल ग्रुप होगा और यहाँ पे OH होगा, तो इसे हम कहते हैं टर्पिनोल, ठीक है। जो बिथ्योनल होता है ये एक एंटीबायोटिक कंपाउंड होता है, एंटीबायोटिक। तो जो भी हमारे एंटीबायोटिक सोप्स हम बनाते हैं या फिर हम सर्जरी के जो टूल्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए, या फिर सर्जिकल जो सोप होते हैं उनमें क्या होता है? बिथ्योनल होता है, क्योंकि एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक एंड होता है मतलब ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड का एग्जाम्पल कौन सा होगा? इसमें आ जाएगा आपके पास, विसिनल का क्या मतलब होता है? एडजेसेंट पोजीशन। एडजेसेंट पोजीशन, डाई हेलाइड मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे दो हेलाइड ग्रुप होंगे। तो अगर हम इसका फॉर्मूला मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इथेन, ठीक है। यहाँ पे इसके पास ब्रोमीन होगा, इसके पास ब्रोमीन होगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। ये क्या होता है हमारे पास? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो यहाँ पे विसिनल पोजीशन पे दो हेलाइड है ना, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? विसिनल डाई हेलाइड। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इनमें तो एक ही ब्रोमाइड है और हमें क्या चाहिए? डाई, दो ब्रोमाइड चाहिए। ये हो नहीं सकता। डाइक्लोरोमीथेन एक ही कार्बन पे है, ये एक ही कार्बन वाले जेमिनल होते हैं। ये किसका एग्जांपल है? जेमिनल, नॉट दिस। नेक्स्ट देखते हैं which of the following is alkyl halide will undergo SN1 reaction most rapidly। तो अगर हम SN1 रिएक्शन देखते हैं तो उसमें क्या होता है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। रिटेंशन, अब रिटेंशन के लिए हम देखते हैं कि सबसे जल्दी रिटेंशन होती है टर्शरी में, देन होती है सेकेंडरी में एंड देन होती है प्राइमरी में। अब यहाँ पे सारे ही एग्जांपल किसके दे दिए? टर्शरी के दे दिए। अब ये देने से हमें अगर ऑर्डर निकालना है तो हम क्या देखेंगे? इसमें इसमें क्या लिखा हुआ है? फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हम इससे क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे जल्दी जो होता है SN1 रिएक्शन वो आयोडीन शो करता है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको इनमें वेरिएशन दे रखा हो तो इसके हिसाब से कर लेना, हेलोजन में वेरिएशन दे रखा हो तो इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं which of the following compound will react with aqueous sodium hydroxide। aqueous sodium hydroxide के साथ कौन रिएक्ट कर सकता है? अब NaOH होता है उसके साथ वही रिएक्ट कर सकता है जो क्या होता है? एसिडिक होता है, ठीक है। अब हमें पता है अगर हमारे पास एक हो अल्कोहल और एक हो फिनोल, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है? फिनोल होता है। तो हम यहाँ पे फिनोल ढूंढ लेंगे। ये भी क्या? अल्कोहल, ये भी क्या? अल्कोहल, ये भी क्या है? यहाँ पे ये क्या है? बेंजाइल अल्कोहल है, ठीक है। यही क्या है हमारे पास? फिनोल। तो फिनोल क्या होता है? ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? यहाँ पे O नेगेटिव, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिनोल इज लेस एसिडिक देन। फिनोल कम एसिडिक किससे है? अगर हम वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो वो क्या करता है? उसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। तो अगर मैं फिनोल के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देती हूँ, ठीक है, ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या करेंगे? इसकी एसिडिटी को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे देखो प्रोपेनोल, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि अल्कोहल है, ये तो एसिडिक होता ही नहीं है, ये तो फिनोल से कम एसिडिक, ठीक है। फिनोल से कम एसिडिक होता है और हमें क्या करना है कि जिससे फिनोल कम एसिडिक हो वो हमें निकालना है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो NO2 ग्रुप होता है, NO2 ग्रुप जो होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये एसिडिटी को बढ़ा देगा। उसके बाद ऑर्थोमिथाइल, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जो CH3O ग्रुप होता है ये भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। मिथाइल भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ये पढ़ते हैं एसिडिटी, एसिडिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा? यहाँ पे देखो ये किस तरह से बना हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 NH CH3, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपके पास अमीन ग्रुप मिल जाता है उसे हम किससे दिखाते हैं? N पोजीशन से दिखाते हैं। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? N मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन है? 1 2 3। तो सेकंड पोजीशन पे क्या हुआ है? इन। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? अमीन। तो ये हो जाएगा N मिथाइल प्रोप 2 इन 1 अमीन। तो ये मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जब भी एक हाइड्रोजन हो तो एक बार N आएगा। अगर यहाँ पे दो ग्रुप अटैच कर देते हैं हम CH3 तो ये आ जाता है NN डाई मिथाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which of the following reaction will not result in formation of carbon bond? कार्बन बॉन्ड किसमें नहीं बनता? ये डायरेक्टली क्वेश्चन है। कैनिजारो में इसकी फॉर्मेशन नहीं होती क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक का सोल्ट बनता है, इसमें कार्बोक्सिलिक का सोल्ट बनेगा, प्लस दूसरा प्रोडक्ट किसका बनता है? अल्कोहल का। तो इसमें जो दो प्रोडक्ट, दो हमारे पास होते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट, एक कार्बोक्सिलिक बना लेता है, एक अल्कोहल बना लेता है। नेक्स्ट देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम प्रोपेनोन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन? जो साइनोहाइड्रिन होती है उसमें हम CN का क्या कराते हैं? एडिशन कराते हैं, एडिशन, ठीक है। अब साइनाइड क्या है? यहाँ पे हमारे पास ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। हम क्या करें? न्यूक्लियोफाइल की एडिशन करा रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किस तरह से होती है? जैसे हमारे पास ये कोई कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, इसमें हम क्या कराते हैं? CN की एडिशन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास? CO नेगेटिव CN, ये होता है हमारे पास साइनोहाइड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 32 क्वेश्चन थे हमारे पास, कंप्लीट हो गए हैं 32 क्वेश्चन। तो ये था आपका 2022 का पेपर। सिमिलरली हम 21 और 20 का भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।